हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अब अगले सीन में हमें वेंगुआन सेक्ट के लॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसके पास उसके बंदे आकर के बताते हैं कि वो यंग मास्टर को ढूंढने में नाकाम रहे। अब यहाँ पे यंग मास्टर ये यूजी के बारे में ही कह रहे होते हैं। तो होली लॉर्ड अपने 2 मेन बंदों को उस यंग मास्टर को ढूंढने के लिए कहता है और ये भी ऑर्डर देता है कि वो सही सलामत उसे वापस यहाँ लेकर के आए। जिस पे सर्वेंट उनसे कहता है कि वे लोग जिन्होंने यंग मास्टर को यहाँ से भागने में मदद की है और उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई है, उसकी पनिशमेंट क्या है। जिस पे होली लॉर्ड उन्हें ये आदेश देता है कि उन सभी सर्वेंट को एग्जीक्यूट करने का आदेश दे दो जो अपने यंग मास्टर की अच्छे से सुरक्षा नहीं कर पाए। उन सभी को मारने के लिए होली ड्रैगन के आगे सेक्रीफाइस कर दो ताकि इस पनिशमेंट को दूसरे सर्वेंट हमेशा याद रखें। अब आगे हम उन सभी व्हाइट मार्क्स वाले सर्वेंट को देखते हैं जिन्हें कुएं में ढकेल दिया जाता है और वे उन सभी स्नेक्स का चारा बन जाते हैं। आगे हमें वापस से जुआन मिंग सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां अभी भी यही डिस्कशन चल रहा होता है कि इस मामले के बारे में उन्हें एम्परर मिंग को बताना चाहिए कि नहीं। जिसपे मेंपो यहाँ एम्परर को नहीं बताने का आदेश देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो बाकी के 4 यंजुन को इस मामले के तह तक जाने के लिए भेजा है, वे सारे इस मामले को आसानी से रफा दफा कर देंगे बिना उस विंगवान सेक्ट के जाने। और अगर विंगवान सेक्ट उनके रास्ते में आते हैं तो अपने लक्ष्य उस ड्रैगन तलवार को पाने के लिए वो अपने शांति समझौते के भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूज़ू को लगता है कि वो जुआना के साथ लेटा है और उसे ही वो डियर कह रहा होता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने साथ 2 ऐसी औरतों को देखता है जो कि औरत कम और बदसूरत आदमी ज्यादा लग रहे होते हैं। यहाँ पे यूजी उन्हें देख करके पूरी तरह से घबरा जाता है और बस उसके दिमाग में तभी से ही एक ही बात चल रही होती है कि कहीं इन 2 मर्द जैसे दिखने वाली औरतों ने उसे मॉलेस्ट तो नहीं किया है। कि अब इसी भयानक सिचुएशन में जुआना और जिन्यून भी उस कमरे में आते हैं, जो ये देख के है सरप्राइज रह जाते हैं कि यूजी के तो कुछ अलग ही शौक हैं। अब यहाँ यूजी उनसे पूछ रहा होता है कि कल रात मैंने लगता है फिर से पी और फिर पीने के बाद मुझे फिर से कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था। जिस पे जुआना कहती है कि मैं बताती हूँ कि कल क्या हुआ था। तुमने पिछली बार की तरह ही पी करके मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की कि तभी ये दोनों बंदे आ जाते हैं और ये दोनों अपना दिल तुम पे हार जाते हैं। ये दोनों वहाँ से तुम्हें ले जाती हैं ये कहते हुए कि तुम ही इनके अगले हस्बैंड बनोगे। उसके बाद रात में इस कमरे में क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बंदी कम बंदे जो होते हैं वो जबरदस्ती यूजे को खिला पिला रहे होते हैं, ये कहते हुए कि हमारा हस्बैंड तो काफी कमजोर हो गया है। अब यहाँ इस सीन को देख करके दोनों जुआना और जिन्यून मजे ले रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि बेचारा यूजे तो वहाँ रो रहा है और बस अपने मन में यही सोच रहा होता है कि आखिर कल रात क्या हुआ। अब उससे तो रहा नहीं जाता, वो जोर से चिल्लाते हुए उन दोनों बंदों से पूछ बैठता है कि आखिर कल रात तुम दोनों ने मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की। जिस पे वो दोनों ही हंसने लगती हैं ये कहते हुए कि कल रात तुम ही ने हम दोनों को डियर कह के पुकारा और कल रात जो तुमने हमसे वादा किया था उसके पीछे हट रहे हो। जिस पे ये सुनते ही जुआना काफी चिढ़ जाती है कि यूजी उन दोनों को डियर कह रहा था क्योंकि वो भी दिल में कहीं न कहीं यूजी को पसंद करने लगी थी और उसे यहाँ जलन हो रही होती है। कि तभी यूजी का यहाँ सब्र का बांध टूटता है और वो उन दोनों मर्द जैसी दिखने वाली औरतों को भद्दी औरतें कह के पुकारता है। अब ये सुनते ही वो जो 2 बंदे होते हैं वो यहाँ यूजी की खूब कुटाई करते हैं। वे दोनों उसे इतना कूटती हैं कि सारे टेबल और चेयर्स भी तोड़ देती हैं। आगे वे दोनों यूजी को घसीटते हुए कमरे में ले जाती हैं ये कहते हुए कि हम तुम्हें वहाँ पे सिखाएंगे कि हम जैसी लेडी की तारीफ कैसे की जाती है। इधर हम देखते हैं कि जुआना के दिल में यूजी के लिए फीलिंग पनप रही होती है। तो दूसरी तरफ हमें शुई को भी दिखाया जाता है जो लगातार जिन्यून के बारे में सोच रही थी। अब वो उसके ख्यालों में इतना ज्यादा खो जाती है कि यहाँ अपनी मेडिटेशन पे ध्यान नहीं दे पाती कि तभी महारानी का उसे बुलावा आता है। आगे हमें महारानी को दिखाया जाता है जिसने शुई की सजा माफ कर दी होती है और उसे एक और टास्क दिया होता है, लेकिन टास्क देने से पहले वो उसके स्किल को टेस्ट करना चाहती है। इसीलिए महारानी की कई सारी मेट्स शुई पे हमला करती हैं, लेकिन शुई जिसके पास फायर ऋषि की ताकत होती है वो उन सभी मेट्स का काफी आसानी से मुकाबला कर लेती है। जिस पे महारानी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसकी पिछली नाकामी को भूलते हुए उसे एक पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें इस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि ये वही लड़का है जिसने तुम्हें बचाया था और उसे न केवल जुआन मिंग सेक्ट बल्कि वेंगुआन सेक्ट भी ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये जो लड़का है वो कहीं न कहीं मास्टर यांग से रिलेटेड है और जो मास्टर यांग तक पहुंच गया इस लड़के के थ्रू तो ड्रैगन तलवार समझो उसकी हुई। इसलिए वो जिन्यून पे नजर रखने को कहती हैं और इससे पहले कि जुआन मिंग सेक्ट और वेंगुआन सेक्ट इस लड़के को ढूंढ पाए
उनसे पहले ही उसे ढूंढ करके महारानी के सामने हाजिर करना होगा। अब आगे हमें वापस से ज़ुआन मिंग सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बुढ़िया मिंगपो अपने यमराज लीडरों को बुला करके पूछती है, क्या तुम लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हो? जिसके बारे में वो बताते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन 30 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी और इनके मेंबर्स कहाँ गए और इनके साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को भी नहीं पता। अब आगे मिंगपो यहाँ बताना शुरू करती हैं कि जो मास्टर यांग है और जो जुआना के पिता ली जियाओ है, ये दोनों ही उसी लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हुआ करते थे और इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 36 मेंबर्स हुआ करते थे, जो कि इंटायर टैंग एम्पायर को मिस्टीरियस तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे। और टैंग एम्पायर के जो राजा होते थे सिर्फ वो उन्हीं का ही ऑर्डर फॉलो करते थे। लेकिन 30 साल पहले वो सभी अचानक से गायब हो जाते हैं और उसके 10 दिन बाद और इनकी गैर मौजूदगी में पूरे टैंग एम्पायर को उनके जो रिबल्स यानी प्रतिरोधी होते हैं उन्होंने जबरदस्ती से कब्जा कर लिया था। लेकिन अचानक से 8 साल पहले ये खबर फैली कि उस ड्रैगन ट्रेजर्स को फिर से देखा गया है और लोग ये खबर सुनते ही जो कि ड्रैगन तलवार को पाने के लिए डेस्परेट थे आपस में फाइट करने लगे। आगे वो उसी ट्रेजर यानी कि ड्रैगन तलवार के बारे में बताती हैं कि इसे एक खास तरह की ड्रैगन गुफा में बनाया गया था, जिसे ओयूजी ने स्प्रिंग और ऑटम के पीरियड में बनाया था। अब ये तलवार इतनी ग्रेट थी और इसके इतने ज्यादा महान कारनामे थे कि इसे किसी खास जगह में छुपा के रखा गया और कहते हैं कि इस तलवार को जो पालेगा वो वापस से उसी टैंग एम्पायर को फिर से ऑर्गेनाइज कर सकेगा और सारे वर्ल्ड में सिर्फ उसी की हुकूमत होगी। और 8 साल पहले उसी ड्रैगन तलवार के साथ मास्टर यांग को देखा गया। इसका मतलब यही है कि जो लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से खत्म नहीं है। उस तलवार के ज़ाहिर होते ही वो वापस से जरूर आएंगे, इसीलिए अब हमें भी तैयार रहना होगा क्योंकि ये जो शांति है ये एक बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। अब अगले सीन में हमें मास्टर यांग को दिखाया जाता है, जिनके पास वही मार्क्समैन आया होता है जिसे मास्टर यांग ने जिनियन पर नजर रखने को कहा था। आगे मास्टर उसे देखते ही उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें जिनियन के पीछे उसी माउंटेन वैली में भेजा था। आगे मास्टर यांग उससे कहते हैं कि टांग एम्पायर का पूरी तरह से सर्वनाश हो गया है और उसे संभालने वाली जो लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी कहीं गायब हो चुकी है और तुम भी हमारे उस लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर थे, इसीलिए तुम्हारे आने के बाद मैंने तुम पे कृपा दिखाई। इस पे वो मार्क्समैन मास्टर यांग से पूछता है कि तुमने 8 साल पहले अपने उसी डिसिपल यानी जिनियन को मार्शल आर्ट्स क्यों नहीं सिखाया, और जब उसने धोखे से छिप करके मार्शल आर्ट सीखा तो तुमने उसे छिप कर सीखने दिया। आगे वो उससे कहता है कि तुमने 30 सालों तक अपने आप को इस तरह से एकांत में छुपाए रखा है, लेकिन याद रखो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, ना ही तुम्हारे डिसिपल की, क्योंकि एक बार जो लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाता है वो हमेशा के लिए उसी लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही रहता है। और अगर अभी तुम अपने उस किस्मत से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक लास्ट काम करना होगा। अब आगे हम देखते हैं कि मास्टर यांग किसी मजबूरी में है, जिसके कारण उस मार्क्समैन द्वारा बताया गया ये अंतिम कार्य उन्हें करना ही होगा। आगे वो उसी खास तरह की सील वाली लेटर को उनके सामने फेंकता है और इसी पैटर्न वाले मोहर को जिनियन और जुआना उस माउंटेन वैली की तरफ ले जा रहे होते हैं उस खास मास्टर को देने के लिए। अब इस खास मोहर की क्या पहेली है ये हमें आगे पता चलेगा। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हम उन दोनों ग्रिम रीपर्स को देखते हैं जो कि अपनी साजिश चल चुके होते हैं। वो उस मोटे येंजुन के पास जाते हैं और उसे वर्गलाने की कोशिश करते हैं, ये बताते हुए कि हेडक्वार्टर से हमारे लिए ये संदेश आया है कि हमें वेंगवान सेक्ट को इग्नोर करना है और हमारा जो लक्ष्य है वो ड्रैगन तलवार पाने के लिए, इसे जल्द से जल्द हासिल करने के लिए हमें खुद एक कदम उठाना होगा। इसी तरह यहाँ वो चिकनी चुपड़ी बातें करके उस मोटे येंजुन को ये मनाने में सक्षम हो जाते हैं कि अगर वो अपने चारों भाइयों के यहाँ पे आने का वेट ना करे और उससे पहले उस जिनियन को जा पकड़े जिसके पास उस ड्रैगन तलवार का पता है, तो हेडक्वार्टर्स में इसकी काफी बड़ाई होगी और इसे प्रमोशन दे दिया जाएगा। साथ ही हेडक्वार्टर के सभी लोग इसे काफी कम अकल और मिनिमल पावर रैंक का समझते हैं और उस जिनियन को कैच करते हुए वो सबसे पहले अगर मास्टर यांग तक पहुंच गया तो वो ड्रैगन तलवार लेने का श्रेय इसे ही जाएगा। अब ये सुनते ही येंजुन उस व्हाइट रीपर पे अटैक करता है, ये कहते हुए कि तुम मुझे मेरे ही भाइयों के खिलाफ भड़का रही हो और चाहती हो कि मुझे प्रमोशन मिल जाए ताकि मेरे जो भाई हैं उन्हें हेडक्वार्टर से ट्रांसफर कर दिया जाए। जिस पे ब्लैक रीपर उस मोटे येंजुन को अब समझाने की कोशिश करता है कि हम बस इतना कह रहे हैं कि अभी हमारे जो 2 राइवल सेक्ट है यानी वेंगवान सेक्ट और वो हुयुन सेक्ट, वे अपना अगला कदम कैसे उठाएंगे और उनकी करंट सिचुएशन क्या है ये हमें नहीं पता है, और अगर हमसे पहले उनके हाथों वो ड्रैगन तलवार लग गई तो फिर मेंगपो हम तीनों को ही मार डालेंगी। इसलिए बस हम इतना कह रहे हैं कि उनके एक्शन लेने से पहले हमें कुछ करना चाहिए। और वैसे भी जिनियन के मार्शल आर्ट काफी वीक है तो वो लड़का ज्यादा दूर भागा नहीं होगा और उसके मुकाबला आप जैसे महान येंजुन तो कर ही सकते हैं।
आगे वो ब्लैक रीपर जो होता है उसे मक्खन लगाने लगता है और उसकी बढ़ा चढ़ा के तारीफें करने लगता है कि आप जैसे युनजुन जिनके पास फ्लेम ड्रैगन पाम की टेक्निक है जिसे वर्ल्ड में कोई भी हरा नहीं सकता, इसका मुकाबला वो जिन्यून क्या ही कर पाएगा। अब इन दोनों की चिकनी चुपड़ी बातों को सुन करके वो मोटा येंजुन उनके बोतल में उतर जाता है और बिना अपने दूसरे भाइयों के आने का इंतजार करते हुए वो जिन्यून को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब इधर सीन चेंज होता है जहाँ हम यूसे को देखते हैं जो कि उन दोनों मर्द जैसे दिखने वाली औरतों के बीच बेचारा फंस चुका होता है। यहाँ उनका वो भद्दा सा डांस भी देखना पड़ता है। बेचारा इस सिचुएशन में काफी सैड महसूस कर रहा होता है क्योंकि अगर वो जैसे ही उन्हें अगली या बदसूरत कहता है वे दोनों उसे पीटना शुरू कर देती हैं, इसीलिए वो दोनों उसे एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जुआना को वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये दोनों उसका पीछा नहीं छोड़ते, जिसके कारण वो खूब शराब पीता है और फिर हार्ट ब्रोकन होते हुए वहाँ से चला जाता है। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजे सीक्रेटली जुआना से मिलने के लिए जाता है ताकि वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सके, लेकिन उसने काफी पी रखी होती है। वो जैसे ही दरवाजे पे नॉक करने जाता है उसे अंदर से कुछ आहट सुनाई देती है, जिसके कारण वो खिड़की के थ्रू कमरे में झांकने लगता है तो उसे जुआना दिखती है जो कि नहा रही होती है। अब यूजे से तो रहा नहीं जाता और वो उसकी सुंदरता को निहारने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि जिन्यून यूजे को देख लेता है जुआना को सीक्रेटली तरीके से देखते हुए। और इसी के साथ ही गाइस इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। आगे के जो एपिसोड्स होंगे वो काफी ज्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग हैं, जिसे आप लोगों ने मेरे ही चैनल पे कंटिन्यू करना है और बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।